मित्रों नमस्कार। मैं अनूप द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। आज का प्रकरण है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति पर मैंने TGT PGT के जितने शिल्पी में प्रश्न विगत वर्षों में आए हैं उनका अवलोकन किया और अन्य वीडियो बनाने वाले लोगों के भी वीडियो देखे तो उन वीडियो में न जाने दुनिया भर का कितना पढ़ाया है, जैसे लग रहा है कि शोध करने जा रहे हैं, PhD करने जा रहे हैं। आवश्यकता जितनी इस बात की होती है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, उतना ही हमें यह भी जानना आवश्यक है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। अनावश्यक चीज़ों को रखने से कोई मतलब नहीं है। जैसे अर्जुन को न तो चिड़िया के पंख दिख रहे थे, न पैर दिख रहे थे, न पेड़ की डाली, न फल, न गुरुजी, कुछ नहीं, केवल और केवल चिड़िया की आंख दिख रही थी। ठीक उसी प्रकार आप सबको जो भी TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें केवल और केवल अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए और उससे संबंधित जो उपकरण हैं उनको संकलित कर आत्मसात करना चाहिए। तो आइए शब्द शक्ति के अंतर्गत जितना आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसी की केवल चर्चा करेंगे। अनावश्यक चीजें जैसे लक्षणा के भेद, व्यंजना के भेद ये शब्द शक्तियों में हैं, वो अनावश्यक हैं इस परीक्षा की दृष्टिकोण से, क्योंकि वो पूछे ही नहीं गए हैं आज तक। और कितने भेद होते हैं, क्या होते हैं, और उनके उदाहरण सहित लोगों ने पढ़ाया, तो भेद कितने होते हैं बस यहाँ तक हम सीमित रखेंगे। तो आइए विलंब न करते हुए, अनावश्यक वीडियो लंबा ना हो इसका ध्यान रखते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। शब्द शक्ति। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि शब्द में एक शक्ति निहित होती है। कौन सी वो शक्ति है? जिससे हमें उसके अर्थ का बोध हो, यानी कोई भी शब्द है उसके अर्थ का बोध हो, वह शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे मैंने नाम लिया रसगुल्ला, अब अर्थ का बोध हमें पता चल गया कि रसगुल्ला, रस से युक्त गुल्ला पता चला। जैसे नाम लिया गंगा, हिमालय, तो हिमालय नाम लेते ही हमारे मन में आया कि ऊंचा जो बर्फ से ढका हो, है ना, जहाँ जंगल हो, आच्छादित हो। तो गंगा नाम लिया तो गंगा की पवित्रता, निर्मलता, पावनता और उसका अखंड जो है गंगोत्री से लेकर के और बंगाल की खाड़ी तक उसका प्रवाह, तो ये सब शब्द शक्ति के द्वारा ही स्पष्ट हो पाता है, हमें बोध हो पाता है। और इसे हम अगर कहा जाए संक्षेप में तो शक्ति भी कहते हैं और इसे वृत्ति या व्यापार भी कहा जाता है। कभी प्रश्न बने कि व्यापार किसे कहते हैं, तो शब्द शक्ति को व्यापार कहते हैं, यानी अर्थ का बोध कराने का व्यापार जो वह शब्द शक्ति है। तो शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, अविधा, लक्षणा, व्यंजना। जैसे शब्द होते हैं 3, कौन कौन से? वाचक, लक्षक और व्यंजक। तो इन्हीं शब्दों के आधार पर अर्थ भी होते हैं 3, कौन से? वाच्यार्थ, व्यंग्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ। और शब्द शक्तियां भी कितनी होती हैं? 3 होती हैं। पहली शब्द शक्ति देखिए परिभाषा है, शब्द से ध्वनित होने वाले अर्थ की प्रकाशिका शब्द वृत्ति का नाम शब्द शक्ति है। शब्द से ध्वनित होने वाले अर्थ की प्रकाशिका वृत्ति का नाम शब्द शक्ति है। और सरल संक्षेप कर दिया है कि शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। इसे संक्षेप में शक्ति कहते हैं, इसे वृत्ति या व्यापार कहा जाता है। अब इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे हम कहें
कि मैंने गरम गरम जलेबी दही से खाई, ये समोसा चटनी के साथ खाया, क्या लग रहा है सुन करके आपको? या फिर कहा जाए कि रमा ने खट्टी इमलियां नमक और पुदीने की चटनी से खाई, कैसा महसूस हो रहा है? मुंह में कुछ हो रहा है? तो यही व्यापार, यही ध्वनित को प्रकाशित करने वाली व्यक्ति क्या कहलाती है? शब्द शक्ति। इसी के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर के आतंकवादी जीने मरने के भय से मुक्त कर देते हैं, आतंकवादी बना देते हैं। वह शब्दों की ही शक्ति होती है। तो हमें समझ रहे हैं कि आप ठीक से समझ रहे होंगे कि शब्द शक्ति क्या है। आपको कोई गाली दे, आपको बुरा लगता है, आपकी कोई प्रशंसा करे कि बहुत अच्छे हैं, बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं, बड़े विद्वान हैं, आप प्रशंसा सुन करके प्रफुल्लित हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। तो यह शब्दों की शक्ति है। अब यह कितने प्रकार की होती है पूछा जाता है, आम प्रश्न बना है, पूछा गया है कि कितने प्रकार की होती है। तो यह 3 प्रकार की होती है। तीनों एक साथ देख लीजिए। पहला है अभिधा, दूसरी है लक्षणा और तीसरी है व्यंजना। 3 प्रकार होते हैं शब्द शक्ति के। और किसके आधार पर होते हैं? इसके शब्द क्या हैं? शब्द इसके अभिधा का शब्द क्या है? वाचक। लक्षणा का क्या है? लक्षक। और व्यंजना का क्या है? व्यंजक। तीनों को एक साथ देखिए। फिर अर्थ के आधार पर अर्थ इनके कौन कौन से हुए? जो शब्द के अर्थ निकलते हैं, वाच्यार्थ। वाच्यार्थ इसे कहते हैं या अविधेयार्थ। इसके लक्ष्यार्थ, इसका व्यंग्यार्थ, व्यंजनार्थ। अब अभिधा शब्द शक्ति कहाँ पाई जाती है? अभिधा का तात्पर्य क्या है? अभिधा कहाँ होगी? जहाँ वाचक से सीधे अर्थ शब्द का निकले। जैसे राम जाता है, मीरा खाती है, मोहन गाता है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, वह लिख रही है। ठीक है, यह सीधे सीधे अर्थ निकले, वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। और प्रश्न ये बना है कि सीधे अर्थ जहाँ निकलता हो, यह सबसे पहले अर्थ किस शब्द शक्ति में निकलता है? ये प्रश्न पीजीटी 2011 या 13 के प्रश्न पत्र में पूछा गया है कि जहाँ सीधे सीधे अर्थ निकलता हो, या पहला अर्थ कहाँ निकलता है किस शब्द शक्ति में? तो पहला अर्थ यानी सबसे पहले जो अर्थ निकलता हो अभिधा से निकलता है। सीधे सरल बात कही जाए, वह बाजार जा रहा है, वह आम खा रहा है, मैं पुस्तकें खरीद रहा हूँ, मीरा गा रही है, राधा नाच रही है, बच्चे सो रहे हैं। ठीक है, सीधे सीधे अर्थ निकल रहा है, अभिधा शब्द शक्ति है। और जहाँ अभिधा शब्द शक्ति मौन हो जाए, मूक हो जाए, न अभिधा से अर्थ निकले, बाधित हो जाए, बाधा उत्पन्न हो जाए उससे अर्थ निकालने में, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और यह लक्ष्यार्थ इसका बोध होता है। जैसे वह तो पूरा गधा है, वह तो पूरा गधा है। अब देखिए शब्द क्या आया है? गधा। अब गधा से अभिधा से आप अर्थ निकालेंगे। एक इसका उदाहरण भी लिख देते हैं। जैसे राम जाता है, ये उदाहरण हो गया, सीधे अर्थ निकल रहा है। ठीक है, वह तोड़ती पत्थर
देखा मैंने उसको इलाहाबाद के पथ पर। सीधा अर्थ, राम जाता है, मीरा गाती है, मोहन खाता है। सीधा अर्थ जहाँ मौन हो जाए वह तो पूरा गधा है। अब आप अविधा से इसका अर्थ निकालने बैठ जाएंगे तो फिर वह क्या निकलेगा अर्थ, कि वह बड़ी सी पूंछ रखता है, कान बड़े बड़े हैं, चीपों चीपों करता है, ऐसे तो निकालेंगे। लेकिन यह अर्थ बाधित हो रहा है, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, जिसके लंबी सी पूंछ हो, बड़े बड़े कान हो, चार पैरों से चलता हो, चीपो चीपो करता हो, ठीक है, वह तो पूरा गधा है। यहाँ कोई नाम दे दो, राजू तो पूरा गधा है, नाम दे लीजिए, चलिए, तो राजू व्यक्ति का नाम है, पूरा गधा है, ठीक है। तो मुख्य जहां अविधा बाधित हो रही, इसका मुख्य अर्थ जो है बाधित हो रहा है, यानी दूसरा कोई अर्थ निकलेगा, वो लक्ष्य अर्थ निकलेगा। लक्षणा शब्द शक्ति होगी वहां, क्या निकलेगा, इसका सीधे हम क्या कहते हैं, किसी को कह दे तुम तो गधे हो यार, समझते नहीं हो, तो क्या है, मूर्ख हो। क्या अर्थ निकल रहा है, मूर्ख, कि वह राजू मूर्ख है, राजू मूर्ख है, यह निकले, ठीक है। तो यह लक्षणा शब्द शक्ति से निकला। अब व्यंजना शब्द शक्ति देखिए, जहां अभिधा और लक्षणा, अभिधा और लक्षणा दोनों अपने अपने अर्थ दे करके मूक हो जाएं, मौन हो जाएं, वहां व्यंजना शब्द शक्ति से फिर अर्थ निकलता है, ठीक है। जैसे उदाहरण, गंगा में गांव, गंगा में गांव उदाहरण है, ये सब उदाहरण है। गंगा में गांव, अब अविधा से आप निकालिए कि गांव, ऐसा गांव जो गंगा में है, यानी दोनों तरफ से गंगा जी बह रहे हैं, बीच में गांव है, टापू है, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा है भी नहीं। आप हिंदुस्तान में रहे आपको पता है कि गंगा में गांव नहीं होगा। बाढ़ आती है तो जो किनारे बसे हैं वो भी बह जाते हैं, जानवर बह जाते हैं, डूब जाती हैं फसलें, तमाम नुकसान हो जाता है, सरकार को कितना बजट का इंतजाम करना पड़ता है, ठीक है। तो गंगा में गांव का तात्पर्य, फिर अविधा तो मौन हो गई, अब लक्षणा से निकालिए, यानी ऐसा गांव जो गंगा के किनारे बसा है, लक्षणा से अर्थ निकलेगा, क्योंकि अविधा ने बता दिया कि मैं मौन अब हो रही हूँ। लक्षणा से क्या, कि गंगा के किनारे बसा गांव, इसके आगे लक्षणा भी मौन हो जाएगी। फिर जब दोनों मूक हो गई तो फिर तीसरा अर्थ विचार करिए, क्या निकलना चाहिए। गंगा में गांव का तात्पर्य क्या है, यानी ऐसा गांव जिसके किनारे नालियां न बजबजाती हों, कूड़े के ढेर, कूड़े के ढेर न लगे हों, साफ सुथरा गांव, स्वच्छ गांव, सुंदर गांव, निर्मल गांव। तो गंगा में गांव का तात्पर्य जब यह अर्थ आप निकाल रहे हैं तो यह किससे निकल रहा है, व्यंजना से निकल रहा है। तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति काम कर रही है, व्यंजना। और कैसे निकल रहा है व्यंजना अर्थ, ठीक है। तो यह तीनों शब्द शक्तियां हो गई। शब्द शक्तियां, ये पूछा गया कितनी होती हैं, तो शब्द शक्तियां 3 होती। अब देखिए विद्वानों में ने, अनेक विद्वानों ने ये माना है कि अविधा जो सीधे सीधे अर्थ देती है, हीन माना है इसे इससे उत्तम माना है, और जिस काव्य में व्यंजना शब्द शक्ति निहित तो हो उसको सर्वश्रेष्ठ माना है। लेकिन देव ने क्या कहा है, देव ने कहा है अभिधा उत्तम काव्य है, आचार्य देव का कथन है। और ये पूछा गया है किसका कथन, आचार्य देव ने शब्द शक्तियों के विषय में कहा है अभिधा उत्तम काव्य है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन।
तो इन्होंने अभिधा को उत्तम काव्य माना। अब ये प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछा जा सकता है कि अभिधा को उत्तम काव्य मानने वाले आचार्य हैं, ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा? आचार्य देव। और ये दोहा याद कर लीजिए, जो महत्वपूर्ण है, जो चीजें आपके लिए उपयोगी हैं, बस उन्हीं की चर्चा यहाँ होगी ना, उससे कुछ नहीं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस। इन्होंने व्यंजना को अधम माना है, जबकि अनेक आचार्यों ने व्यंजना को सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना है। काव्य की तीन श्रेणियां होती हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। लक्षणा को मध्यम माना है, हीन माना है, और व्यंजना को अधम माना है। किसने? देव ने। ये पूछा गया है पीजीटी में, पीजीटी का प्रश्न है, ठीक है। तो आइए इसके बाद देख लेते हैं कि लक्षणा के और व्यंजना के कौन कौन से भेद हैं, कितने भेद हैं। बस केवल वो देखेंगे ना, उनके उदाहरण ना, उस पर कोई चर्चा, ठीक है, क्योंकि इतना ही पूछा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा भेद पूछ लिया गया, बस हो गए भेद, कितने भेद। और उसके बाद जो विगत वर्षों में आपके प्रश्न पूछे गए हैं उनकी चर्चा करेंगे, और इस तरह से वीडियो पूरा और आपकी तैयारी भी शब्द शक्ति से संबंधित पूर्ण। देखिए, लक्षणा शब्द शक्ति के भेद हैं, रूढ़ लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। केवल भेद समझ लीजिए, पीएचडी शोध नहीं करना है इस पर। प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं गौड़ी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा, ठीक है। हाई स्कूल इंटर के बच्चों को पढ़ाना भी नहीं, वहाँ तो शब्द शक्ति केवल काव्य सौंदर्य के तत्व जो लिखाते हैं बस उसमें लिखाने के लिए सिखाना पड़ेगा कि कौन कौन सी शब्द शक्ति होती हैं और कैसे हम उन्हें पहचानें। फिर गौड़ी लक्षणा के भेद है सरोपा गौड़ी लक्षणा और साध्यावसाना गौड़ी लक्षणा। और इधर शुद्धा लक्षणा के 4 भेद हैं। गौड़ी लक्षणा के 2 भेद हैं, सारोपा, साध्यावसाना। इधर शुद्धा लक्षणा जो प्रयोजनवती लक्षणा का दूसरा भेद है, इसका पहला भेद है गौड़ी लक्षणा, दूसरा है शुद्धा लक्षणा। तो शुद्धा लक्षणा के 4 भेद हैं। पहला है लक्षण लक्षणा, उपादान लक्षणा, सारोपा लक्षणा और साध्यावसाना लक्षणा। तो इस तरह से लक्षणा शब्द शक्ति के भेद हो गए। रूढ़ा, प्रयोजनवती, 2 मुख्य भेद हैं इसके। पहला है रूढ़ लक्षणा। अब अगर पूछा जाए आपसे कि लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद हैं, ये प्रश्न बन सकता है, तो आप सीधे बताएंगे 2 भेद, बस इससे आगे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से व्यंजना के देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए व्यंजना के शब्द शक्ति के भेद देख लेते हैं। इसमें पहला 2 भेद हैं मुख्यतः, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। अब शाब्दी व्यंजना के 2 भेद हैं। एक है अविधा मूला शाब्दी व्यंजना, अविधा मूला शाब्दी व्यंजना, और दूसरा है लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। इसी तरह से आर्थी व्यंजना के 3 भेद हो सकते हैं, अविधा मूला आर्थी व्यंजना, लक्षणा मूला आर्थी व्यंजना और व्यंजना मूला आर्थी व्यंजना। प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में यहां तक सीमित रहेगा कि व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद हैं, तो आप बताएंगे 2 भेद हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। लक्षणा के जैसे 2 भेद हैं, रूढ़ा व्यंजना, प्रयोजनवती व्यंजन लक्षणा। तो अब इसके अतिरिक्त व्यंजना के 3 भेद और माने गए, लेकिन प्रमुख जो भेद हैं यही है। 3 भेद अगर ऑप्शन में है तो आप पहले 2 भेद वाले उत्तर को ही सही करेंगे। तो वो कौन कौन से हैं अतिरिक्त जानकारी के? वस्तु व्यंजना, अलंकार व्यंजना और रस व्यंजना, ठीक है। जैसे आचार्य देव ने कहा है अविधा उत्तम का, अविधा को उत्तम माना है। और मैंने बताया था कि अनेक जो भी रहे हैं व्याकरणाचार्य, रसाचार्य और काव्य शास्त्र के आचार्य, तो उन्होंने किसे माना है श्रेष्ठ? लक्षणा और व्यंजना को। अब देखिए आचार्य प्रताप शाही ने कहा है व्यंग्य जीव है कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग। व्यंग्य जीव है, व्यंग्य को प्राण माना है। जीव निकल जाए तो शरीर क्या है? शव है। तो ऐसे ही व्यंग्यार्थ जो निकलता है, जो व्यंजनार्थ निकलता है, वह काव्य का प्राण है। और वर्णय व्यंग्य प्रसंग
और सोई उत्तम काव्य है वर्ण व्यंग्य प्रसंग। देखिए शब्द अर्थ गति अंग, पहला है व्यंग्य जीव है कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग, इसका शब्द अर्थ समाहित हो निकले किससे, व्यंजना से, वही उत्तम काव्य है। वर्ण व्यंग्य प्रसंग, इसलिए वर्णन करना चाहिए काव्य में, व्यंग्यार्थ का वर्णन करना चाहिए, लक्ष्यार्थ वर्णन करना चाहिए। फिर देखिए पॉइंट है आपके लिए, वाचक और लक्षक तो केवल शब्द होते हैं, वाचक और लक्षक यानी शब्द के आधार पर जैसे सीधे सीधे अर्थ निकल रहा है, या फिर अभी आपने लक्षणा में सीखा कि राजू तो पूरा गधा है, शब्द से ही पता चला। लेकिन व्यंग्यार्थ व्यंजक तो केवल शब्द ही नहीं अपितु वक्ता, श्रोता, देश काल, चेष्टा, प्रकरण आदि भी व्यंजक होते हैं। एक चीज और यहाँ जान लीजिए, अगर ये प्रश्न बने तो भी आप इसका उत्तर देने में समर्थ हो कि लोकोक्तियां और मुहावरे, इनका जो अर्थ निकालते हैं वह अभिधा से निकालते हैं, लक्षणा से भी निकालते हैं, व्यंजना से निकालते हैं। तो किससे निकालते हैं बताएं आप? बिल्कुल अभिधा से नहीं निकालते, लक्षणा से निकालते हैं, अभिधा से नहीं, लक्षणा से निकलता है। ठीक है, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, अब अभिधा लगाइए तो ऊंट खड़ा है और ऊंट के मुंह में छोटा सा जीरा है, अभिधा तो फिर इतना कह के मौन हो गई। फिर क्या होगा, यानी ऊंट के मुंह में जीरा यानी अधिक खाने वाले को कम भोजन देना। तो इस तरह से अभिधा से आप मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ कतई नहीं निकालेंगे। अगर निकालेंगे तो आपका उत्तर हम निश्चित रूप से गलत होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा। परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी हो या अन्य किसी परीक्षा में, तो जो अति महत्वपूर्ण शब्द शक्ति से संबंधित प्रश्न हैं उनको एक बार देख लेते हैं और इस तरह से यह प्रकरण पूर्ण हो जाएगा। अब है पहला प्रश्न है, मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न समाहित किए जा सके एक ही पृष्ठ पर। शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति है, तो शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति, बिल्कुल ठीक, शब्द शक्ति, यही आपका उत्तर होगा, शब्द शक्ति। फिर हम वृत्ति या व्यापार कहते हैं तो इसका उत्तर भी यही होगा। किसे कहते हैं? शब्द शक्ति को, शब्द शक्ति को। फिर है शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद हैं? पीजीटी 2016 में पूछा गया, शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद हैं? ऐसे प्रश्न बनते बहुत कठिन नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो 3 भेद होते हैं। कितने? 3, यही आपका उत्तर होगा। फिर साक्षात या सांकेतिक कहते हैं, तो साक्षात या सांकेतिक किसे कहते हैं? अभिधा को। साक्षात अर्थ जो निकलता है, सीधे सांकेतिक अर्थ या साक्षात अर्थ, वह जाता है राम खाता है, मीरा गाती है, ठीक है, नदी बह रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पक्षी कलरव कर रहे हैं, इस तरह के साक्षात या सांकेतिक अर्थ अभिधा शब्द शक्ति। शब्द की प्रथमा शक्ति किसे कहते हैं? ये भी आपका उत्तर होगा, अभिधा शब्द शक्ति को, अभिधा शब्द शक्ति। फिर है बैल खड़ा है, इसमें बैल शब्द में शब्द शक्ति है। बैल खड़ा है, गाय बैठी है, गाय रंभा रही है, घोड़ा हिनेना रहा है, ठीक है, कुत्ता दौड़ रहा है। सीधे सीधे जानवरों के नाम आ रहे हैं, लेकिन जानवरों के नाम आ रहे हैं तो मत समझ लेना कि वह तो गधा है और वह तो ऊंट है, वह यहाँ नहीं है, यहाँ सीधे जानवर के लिए आ रहे हैं, जीव के लिए, जानवर के लिए आ रहे हैं। तो क्या होगा आपका? बैल खड़ा है में बैल, सीधे अर्थ निकलना है, सीधी सी बात है। बैल खड़ा है, गाय बैठी है, ठीक है, कुत्ता दौड़ रहा है, बिल्ली सो रही है, तो कौन सी शब्द शक्ति होगी? बिल्कुल ठीक, अभिधा। फिर लक्षणा की शर्तों की संख्या कितनी? तो लक्षणा की शर्तें 3 हैं। कौन कौन सी? पहली शर्त है कि मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो। क्या है? मुख्यार्थ में बाधा। मुख्यार्थ में बाधा होगी तभी लक्षणा तक पहुंचेंगे, नहीं तो सीधे अभिधा से अर्थ निकल आएगा। तो मुख्यार्थ में बाधा। दूसरी,
मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध, मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध होगा। तीसरी शर्त है रूढ़ या प्रयोजन, रूढ़ या प्रयोजन, तभी लक्षणा होगा, क्योंकि लक्षणा के भेद हैं, रूढ़ लक्षणा, प्रयोजन लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। तो प्रयोजन मुख्यार्थ में बाधा, मुख्य अर्थ जब बाधित हो जाए, मौन हो जाए, तब कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा। दूसरी बात इसमें है कि मुख्यार्थ एवं लक्षणा में संबंध होगा। ठीक है, जैसे वह तो पूरा ऊंट है, सीधे के इसका मतलब क्या है? वह बहुत लंबा है, तो मुख्य अर्थ बाधित हो रहा है और लक्ष्यार्थ निकल रहा है ऊंट से। ठीक है, तो इसमें संबंध होगा। तीसरा है रूढ़ या प्रयोजन, तो रूढ़ और प्रयोजन का उदाहरण समझ लीजिए। जैसे कहा जाए पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया, तो आप सीधे कहते हैं वह तो 9-2-11 हो गया, यानी भाग गए, रूढ़ है। ये समाज में, लोक में प्रचलित मान्यता है। 9-2-11 होना माने प्रचलित हो गया, भाग जाना। 9-2-11 होना माने भाग जाना। गुदड़ी का लाल माने होनहार होना, गरीबी में भी जो उत्पन्न हुआ, और होनहार उधर। तो ये रूढ़ या प्रयोजन, रूढ़ से है। अब प्रयोजन क्या है? वह तो पूरा ऊंट है, तो ये प्रयोजन से अर्थ निकल रहा है कि वह ऊंट माने लंबा, वह तो पूरा गधा है, मूर्ख है, तो प्रयोजन उसके साथ जुड़ा, तो रूढ़ या प्रयोजन से अर्थ। तो 3 शर्तें हम ये लक्षणा की शर्तें। कितनी संख्या है? 3। आगे प्रश्न अगला है, जहां मुख्यार्थ में बाधा होने पर, देखिए सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन के कारण, इसको यहां से पढ़िए ऐसे, के कारण मुख्यार्थ से संबद्ध अन्य अर्थ लक्षित हो, तो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? आपका उत्तर क्या होगा? लक्षणा शब्द शक्ति। अब इतना बड़ा क्यों लिख दिया है? क्योंकि इसका भी है उत्तर। रवि बैल है, वे बैल शब्द में शब्द शक्ति है। यहाँ रवि बैल है, रवि है मनुष्य, बैल नहीं हो सकता, यहाँ मनुष्य है, तो सीधे अभिधा से अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा? लंबी सी पूंछ है, 2 सींग है, बड़ी बड़ी पुट्ठा है, 4 पैरों से चलता है, खेत जोतता है, गोबर करता है। लेकिन यहाँ अभिधा से अर्थ क्या होगा? बाधा उत्पन्न हो रही है, और बैल का तात्पर्य कि गंवार उस तरह का है। तो यहाँ बैल शब्द में शब्द शक्ति कौन सी है? वो भी ये, इसका उत्तर भी यही है, इसलिए हमने बड़ा लिख दिया लक्षणा। फिर मुहावरे और लोकोक्तियों में किस शब्द शक्ति का अर्थ ग्रहण किया जाता है? अभी जैसे बताया था ऊंट के मुंह में जीरा, तो मुहावरे और लोकोक्तियों में लक्षणा, क्या उत्तर होगा? लक्षणा शब्द शक्ति। फिर रूढ़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के भेद हैं? इसका उत्तर भी होगा लक्षणा। फिर अभिधा लक्षणा के असमर्थ होने पर किस शब्द शक्ति से अर्थ निकालते हैं? तो अभिधा लक्षणा दोनों मौन, तो फिर व्यंजना शब्द शक्ति। शाब्दी और आर्थी किस शब्द शक्ति के भेद हैं? तो व्यंजना शब्द शक्ति के। किसके? व्यंजना शब्द शक्ति। अगला देखिए, टीजीटी 2009 में पूछा गया, वाच्यार्थ बोध कराने वाली शक्ति है। वाच्यार्थ, वाचक, वाच्यार्थ, अविधेयार्थ, कुछ भी आए प्रश्न में, आपका उत्तर अविधा होगा, क्योंकि अविधा शब्द जब वाचक होगा तभी अविधा शब्द शक्ति होगी। किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती? पीजीटी 2011 में आया है, किस शब्द की प्रतीति सबसे पहले होती? वो भी आपका उत्तर क्या होगा? अविधा। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। देखिए इन सारे प्रश्नों के उत्तर जितना टॉपिक क्लियर किया है उसी में से मिल गया है, अतिरिक्त की कोई आवश्यकता नहीं। इतना पढ़िए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।